नमस्कार। हिंदी में एक शब्द है व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रम के अनुपात में। अब ये क्या हुआ? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको ज़्यादा ये शब्द से पाला पड़ता है। मतलब दो चीज़ों के बीच एक ऐसा संबंध है कि अगर एक चीज़ गिरेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और दूसरी गिरेगी तो ये बढ़ेगी। राहुल गांधी की सफलता और मोदी जी का ग्राफ नीचे आना, इनके बीच में भी एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इनके बीच में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट चीज़ दिखाई देती है। जैसे जैसे राहुल गांधी ऊपर जा रहा है, मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत इस एनालिसिस को करने की है कि ये राहुल गांधी की तरफ से फोर्स ज़्यादा लग रही है ऊपर जाने में, जिसके कारण मोदी जी नीचे आ रहे हैं, या मोदी जी की तरफ से मेहनत ज़्यादा लग रही है नीचे आने में, जिसके कारण राहुल गांधी ऊपर जा रहे हैं। और क्या ये मोदी जी की एक निगेटिव जो परसेप्शन है उसका फ़ायदा राहुल गांधी को मिल रहा है, या राहुल गांधी का पराक्रम है जिसने मोदी जी को एक्सपोज किया? इन चीज़ों को हम आज समझेंगे, और समझेंगे इसलिए क्योंकि आज हम वो देख रहे हैं जो पिछले 15-20 साल में इस मुल्क में नहीं हुआ। आज हम वो देख रहे हैं जो 15-20 साल में भारत के संसदीय इतिहास में भी नहीं हुआ, और 15-20 साल में राजनीति में भी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था। और ये भी समझेंगे कि ये चमत्कार की स्थितियां कैसे बनी। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जंतर मंतर पे छात्रों का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया। लोगों ने ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि हमारे मोदी जी को गाली दी तो ऐसे पिटोगे, और वो आंदोलन एक स्टेज पे जाके ख़त्म हो गया। जो छात्र नेता थे उन्होंने मान लिया, वो जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले थे, कि भाई मोदी जी के मंत्री का इस्तीफा हो गया, ठीक है, और हम आपको जो है पेपर लीक के लिए कानून बना दिया कठिन सा, और जो नेता लोग उनके थे उनके खिलाफ केस नहीं होगा। ये 3 चीज़ें लिखवा ली और उसके बाद काम खत्म हो गया। एक पॉइंट छूट गया था। वो पॉइंट था कि इन बच्चों को जिस बर्बरता के साथ, जिस क्रूरता के साथ पीटा गया था, कीलों को लगा के, भाड़े के लोग, बगैर नाम के लोग, पैलेट गन चलाई गई, करंट लगाया गया, डंडों से गलत जगह प्रहार किया गया, सिर में डंडे मारे गए, ये सब चीज़ों के जो दृश्य थे, जो 150 दृश्य आज भी सबके दिमाग में ताज़ा हैं, और जिसके अंदर से थोड़ा सा उबाल कम हो जाए वो निकाल के उनको देख लेना चाहिए। तो ये जो बच्चे पिटे थे, जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था, इस बात को लेकर कोई मुद्दा कहीं बचा नहीं था। डिपके भी समझौता करके चला गया और बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक एक को न्याय दिलाएंगे, पर ये मुद्दा धरातल से हट गया। राहुल गांधी ने इस आंदोलन में यहाँ से एंट्री ली। हालांकि इरफान नामक युवक जो वहाँ पर एक्टिव था, जो एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला, जो बगैर पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने बहुत सारी चमत्कारी बातें कही, उसकी राजनीतिक समझ और सबको सब सलाम करते हैं। उसने बताया कि राहुल गांधी पीछे से मदद कर रहे थे जितना हो सके, लेकिन उसको हटा भी दो। यहाँ से राहुल गांधी की एंट्री होती है अपना काम करके। जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हट जाते हैं तो सवाल उठता है कि जिसको पैलेट गन लगा है उसको न्याय कब मिलेगा। जिन बच्चों को पीटा गया है, जो अस्पताल में गए हैं, जिनको धमकाया जा रहा है, जिनको घर पे जाके धमकाया जा रहा है, जिनसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई जा रही है, उनकी तरफ से कौन खड़ा होगा? यहाँ से राहुल गांधी की एंट्री होती है। राहुल गांधी मोदी के घर के सामने जाके धरना देता है, गिरफ्तार होता है, एक चप्पल में फोटो आता है, कपड़े गंदे संदे घसीटा गया है, सब देखता है देश। वो संघर्ष करता है। उस संघर्ष से कहानी शुरू होती है,
और एक आंदोलन जो करीब करीब निपट गया था, जिसकी लीडरशिप उसको छोड़ के चली गई, अब तबीयत खराब है, आराम करेंगे, टाइफाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बातें हो रही हैं। वहां से वो आदमी इन लोगों का जो चले गए हैं, इनका एजेंडा आगे लेता है, मेहनत से उसके लिए हर जगह लड़ता है। इतना प्रेशर बनता है कि रात को 1 बजे देश का प्रधानमंत्री हाय फ्रेंड करता हुआ आता है। इतना प्रेशर बनता है कि वो प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में बच्चों को बोलता है, हाय फ्रेंड्स, मेरा मन कर रहा है कि तुमसे बातें करते ही चला जाऊं और मुझे बहुत गाली दी है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं माफ़ करता हूं। ये माफ़ आपने दिल से नहीं किया था, ये भी पराक्रम उस राहुल गांधी का था। वहां से लड़ाई शुरू होती है। संसद में राहुल गांधी कहते हैं कि ये पैलेट गन चलाने का, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था, उस आदमी को सामने लाओ। अमित शाह जवाब दो। इतने दिन तक लगातार अमित शाह संसद के फ्लोर पे आने का साहस नहीं कर पाते हैं। ये छोटी लड़ाई नहीं थी। इतने सालों का अगर आप इतिहास उठा के देखें, एक सड़क की लड़ाई को संसद में लाना, सही अंजाम तक पहुंचाना और आखिर में उस अमित शाह का आना, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी को आउटरीच करना, उनसे कहना प्लीज कोई रास्ता निकालो वगैरह वगैरह। जितेंद्र सिंह का एकदम राहुल गांधी के प्रति बड़ा सकारात्मक रवैया। ये वो लोग थे जो विदेशी मेहमान आए तो राहुल गांधी को मिलने नहीं देते थे, विपक्ष के नेता को नहीं मिलने देते थे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज ये उसके आगे पीछे घूम रहे थे और उसने कहा भाई साहब ठीक है, अमित शाह आए ना इससे मतलब नहीं, भाषण देते नहीं देते से मतलब नहीं, हमको ये बताओ कि ये ऑर्डर किसने दिया था और अमित शाह की जानकारी में था या नहीं था, और नहीं था। और आखिर में सरकार ने अपने परंपरागत तरीके से वो झूठ बोला सदन के बाहर कि बच्चों के ऊपर गोली चली नहीं थी। भाई पैलेट गन की गोली चलती है और क्या चलता है? अगर आप दुनाली से किसी को मारोगे तो वो भी तो पैलेट गन है, उसको क्या बोलते हैं, गोली मार दी, क्या हो ये बोलोगे छर्रे मारे हैं? जब सरकार झूठ बोलती है तो एक चीज झूठ की साइकोलॉजी है, दुनिया जानती है। आदमी झूठ तभी बोलता है जब उसको डर लगता है। जब डर लगता है तो वो झूठ बोलता है। यहां तक सब ठीक था, लेकिन इसके साथ ही संसद में सत्ता पक्ष के सांसद टेम्पलेट लेके राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, झारखंड की सरकार से समर्थन वापस लो। और जिस तरह से ये केले और आम के बीच में तुलना करने की बीमारी है, ये झारखंड के आंदोलन से उसकी तुलना। झारखंड की सरकार तो हमेशा से बात कर रही, तुम तो यह बात करने को तैयार नहीं थी। छात्रों से अनशन कर रहा था, एक आदमी अस्पताल में पहुंच गया, आप बात करने को तैयार नहीं थे। वो बात कर रहे हैं। उन्होंने सीआईडी जांच कराई, जिम्मेदार लोगों को पकड़ा। जो उनका संस्था है जो एग्जामिनेशन लेती है, उसके चीफ के खिलाफ केस हो गया। उन्होंने किया ना, निरंतर बातचीत कर रहे हैं। उस झारखंड की सरकार से इस्तीफा वापस ले लो। तो तुमको क्या अधिकार है भैया यहाँ पे रहने का सरकार में? तुमने तो ना बात की छात्रों से, ना कुछ किया, और तुमने तो यहाँ पैलेट गन छोड़ी, बाकी चीजें। भाई लाठीचार्ज आंसू गैस तो समझ में आता है, किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए किया जाता है, यहाँ भी कर लेते। पर आप तो बच्चों को डराना चाहते थे, देश में आतंक फैलाना चाहते थे। तो अगर वहां से सरकार में से वो समर्थन वापस लें तो आपको तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ निकल रहा है जुलूस। तो ये जो आज राहुल गांधी के खिलाफ जुलूस निकल रहा है, सेंट्रल स्टेज पे पार्लियामेंट के मामला पहुंच गया है, सड़क का वो मुद्दा संसद का सबसे बड़ा इश्यू बनता है, सरकार के लिए सदन चलाना मुश्किल हो जाता है। ये एक जननायक की पहचान है जो ही राहुल गांधी ने बन के दिखाया। ये स्ट्रेचर राहुल गांधी का 40 नहीं पढ़ रहा हूं सर मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिशियंस के अचीवमेंट की बात उसने ये करके दिखाया, ये उसकी मकबूलियत है। रहा सवाल जैन जी के बीच में जगह बनाने का, ये मुकदमा तो, ये केस तो लड़ा जैन जी के लिए, उसने झगड़ा किया, लड़ाई की, संसद में सरकार को मजबूर किया, घुटनों पे लाया उस मसले पे बात करने के लिए। और जैन जी को का मतलब वो तरह तरह के स्लैंग बोलने वाला इंस्टाग्राम जनरेशन ही नहीं है। जैन जी में गांव गुरबा गरीब में रहने वाला बच्चा, किसान का बच्चा जो कंपटीशन दे रहा है, उस सब के साथ कनेक्ट कर रहा है राहुल गांधी। छात्रों की गूंज, कहीं कुछ कहीं कुछ। जैन जी से कनेक्ट करने के लिए
उसके पास टॉपिक है, उसका जीवन है वैसा जिससे वो कांटेक्ट कर सकता है। एक वीडियो आता है राहुल गांधी का, बहुत सिंपल सा, क्या भाई एक्सरसाइज कब करना चाहिए? कह रहे कभी भी कर सकते हो, रात को 11 बजे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। और कब करना चाहिए? कब? क्योंकि वो एक फिट आदमी है, ये बात बोल सकता है। और एक बात बता दूं, कोई कुछ भी कहे, आज नहीं, जब राहुल गांधी राजनीति के अंदर एक्टिव भी नहीं हुआ था तब भी वो आदमी चोरी चोरी चुपके चुपके उत्तर प्रदेश के गरीबों के, किसानों के घर में जाता था, बगैर मीडिया के, बगैर नेताओं के, उनके साथ रात बिताता था और देश को समझने की कोशिश करता था। ये सिलसिला 20 साल से चल रहा है भाई साहब। और उस नेता ने धीरे 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 करके ये कमाई हासिल की। अब क्या हुआ? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट का नेशनल इशू तो बनाया ही, ये साबित कर दिया कि वो ऐसा विपक्ष का नेता है जो सड़क की आवाज़ को ताकत के साथ संसद में ला सकता है। कोई सोचेगा कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो रही है, मुझे क्या पड़ी है, मैं इनके साथ जाऊं। अब तो इन्होंने बातें मान ली, मामला खत्म हो गया, मैं कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा क्यों बनाऊं, ये आगे जाके कहीं मेरी वोट ना काटने लगे, मुझे ही नुकसान ना पहुंचाने लगे। लेकिन वो लड़ता रहा। अब सरकार जवाब दे रही है, कह रही आ जाओ भैया डिबेट कर लो, गृह मंत्री बातचीत करने को तैयार है। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये एक अपने आप में राहुल गांधी का बड़ा अचीवमेंट है। 3 कंस्टिट्यूंसीज को छोड़ दिया, स्टूडेंट्स को, अपोजिशन वोटर को और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल वोटर को। जो लोग इस देश में लिबरल पॉलिसीज चाहते हैं, उन सब लोगों को जोड़ के राहुल गांधी आज खड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी की ताकत है। अब अगर हम इसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ें, जैसे सच बोलना, जैसे रियलिस्टिक बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना, और हाल में उसने एक नया पैटर्न अपनाया, मोदी की अनावश्यक आलोचना नहीं करना है, मोदी को अहमियत देनी ही नहीं है। हम टॉपिक पे बात करेंगे, इश्यूज़ पे बात करेंगे, समस्याओं पे बात करेंगे, और समस्याओं पे वो हार्ड हिट कर रहा है और उस देश में जो 12 साल में बुरा हाल हुआ है उन सब चीज़ों को उठा उठा के लाके लोगों के सामने रख रहा है। अब उसका टारगेट मोदी नहीं है, क्योंकि मोदी जब तक टारगेट करते रहेंगे मोदी जीवित रहेगा। और आज राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को इस जगह मजबूर कर ले रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। मुझे ओशो का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है पुराना, जिसमें ओशो ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ पूरी दुनिया है और उसके बावजूद मैं जीवित हूं, इसका मतलब दुनिया से बड़ा हूं। और यह सिचुएशन पहले कभी मोदी के मामले में सच होती थी, अब राहुल के मामले में सच हो रही है। झारखंड के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के तमाम सारे लोग, यहां तक कि बंगाल के लोग भी घुसाए जा रहे हैं। अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार कुछ ना कुछ करे। गोदी मीडिया, जरा आप सोचिए, कभी सुना आपने कोई भी, जितने पत्रकार हैं, कि भैया आईसीयू के अंदर घुस के कोई पत्रकार वॉक थ्रू करे, 4 छात्रों से बात करे, और एक स्टूडेंट लीडर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसके बेड पर से इंटरव्यू करे, और जब डॉक्टर एफआईआर करा दें तो सारे के सारे पत्रकारों को ये समझाया जाए ये तो मीडिया की आज़ादी पे हमला है। क्यों हुआ? क्योंकि यहां से एक बंदा गया है नैरेटिव क्रिएट करना। मैंने आपको बताया था पत्रकार जाते हैं गोदी मीडिया को, नैरेटिव क्रिएट करते हैं, इसलिए छात्रों ने भगा दिया उनको, इसलिए किसान दौड़ाते थे इनको। और शाहीन बाग में भी जब 5-6 एडिटर गैंग बना के गए थे, याद कर लीजिए, इनको भी चलता किया गया था इसलिए। लेकिन झारखंड में जाके ये लोग सब खेल रहे हैं और झारखंड को ये पैरेलल मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बेईमानी से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से छात्रों की समस्या सुननी पड़ेगी, और यहीं से वो कहानी सामने आती है जो ये बताती है कि मोदी का ग्राफ कैसे गिरा। लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊंगा। जंतर मंतर से शुरू हो जाइए, बिल्कुल वापस तक चलेंगे शुरू तक, पर शॉर्ट में। और इसमें वो वाली घिसी पिटी बातें नहीं रखूंगा, 15 लाख वाली नहीं रखूंगा मैं। 2 करोड़ रोजगार बोला था, नहीं रखूंगा। 14 में बोला था भाई, तब से 100 दफा आपको सब पता है। काला धन लाऊंगा, नहीं लाए हैं, नहीं रखूंगा। ये जितने झूठ हैं, इन सब झूठों ने मोदी जी की ये हालत की है, इनको नहीं रखूंगा। ताज़ा झूठ, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के वहाँ पे पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? सरकार ने कहा पैलेट गन चली ही नहीं है। पीआईबी के फैक्ट चेक ने मना कर दिया। पत्थर खड़े किए गए वहाँ पर, पुलिस ने ट्रक जब्त किया पत्थर होकर, वहाँ रखा गया। महासंग्राम की तैयारी थी और वो
सरकार ने नकार दिया, आखिर में सही साबित हुआ। और जब ये झूठ निकलता है, आरटीआई में आता है कि कम से कम 10 बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को, पत्रकारों को पैलेट गन के छर्रे लगे हैं, और पता चलता है कि ये तो जीडी एंट्री में भी लिखा हुआ था, तो झूठ सामने आता है। जब आप इतनी हल्की हरकतें करोगे तो आपकी इमेज वही होती है जब छोटा बंदर बाल नरेंद्र बोलते हैं बच्चे आपको। आप E20 को देख लें। E20 में इस सरकार ने पता नहीं कौन सा एजेंडा, मेरी नज़र में वो अमेरिका का एजेंडा है, उसको लागू करने के लिए सारे झूठ बोले, सारे झूठ। आज E20 जितने दावे किए गए थे सरकार ने, सब पे झूठा उतरा, एकदम नोटबंदी की तरह। काला धन हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक भी चीज़ पे नोटबंदी सही साबित नहीं हुई और एक भी चीज़ पे E20 सही साबित नहीं हुआ। विदेशी बचत होगी, आयात की, झूठ निकला। गाड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी, झूठ निकला। माइलेज कम नहीं होगा, झूठ निकला। सारी बातें झूठ निकली। जब ये एक्सपोज हो रहे हैं, अब आप देखिए, अब आपको जो मैंने शुरू में कहा था, राहुल गांधी खुद को ऊपर ले जा रहे हैं, इसके कारण मोदी नीचे आ रहे हैं। हाँ, पर मोदी जी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये सरकार पब्लिक के बीच में एक्सपोज हो रही है, बावजूद इसके कि सारा मीडिया मुट्ठी में है। उसके बावजूद E20 में आपने कारखानेदारों को खड़ा कर दिया, कार बनाने वालों को, सबको खड़ा कर दिया। बाद में पता चला आपका जो मंत्री आपने छोड़ा हुआ था इस कैंपेन को चलाने के लिए, इसका मतलब पेट्रोलियम मिनिस्टर झूठ बोलना नहीं चाहता रहा होगा। इसका मतलब हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर भी झूठ नहीं बोलना चाह रहा होगा। इसलिए इसको लगाया, भैया बड़बोले तुम आगे बढ़ो, सरफेस ट्रांसपोर्ट वाले हो तुम, सड़क वाले। और उस आदमी ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले और वो साबित हुए। कम से कम मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है उन्होंने झूठ ना बोले हो, साबित भी ना हुआ हो। आज देश में कभी कभी ऐसा हो जाता है। जांच कर लो ना, जांच कर लो, सब पता लग जाएगा। और जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। फैक्ट चेकिंग हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार की फैक्ट चेकिंग हुई है। यूपीआई वर्ल्ड में ये है वो, आप पता है यूपीआई की हालत क्यों है? यूपीआई इसलिए चल रहा है क्योंकि यूपीआई जो चल रहा है उसके लिए सरकार पैसे दे रही है, और सरकार इस पैसे को बंद करना चाहती है और लंबे समय से करना चाहती है। क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कह रहा है, भैया मेरी तनख्वाह आप कब तक सरकार देगी, हमको कमाने दो। और सरकार हाथ खींच लेगी तो क्या होगा? बैंक कह रहा है मैं यूपीआई का पूरे दिन लोगों की पेमेंट आती जाती रहती है, बैंक को उसमें क्या मिल रहा है? 0/0। सब कह रहे हैं भैया हमको पैसा मिलना चाहिए। सरकार कह रही दिलवाएंगे थोड़ी और तसल्ली कर, आदत पड़ जाने दो जनता को। जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं विदेशी कंपनियों वाले, एआई वाले आजकल कर रहे हैं, आदत पड़ जाएगी तो पैसे वसूल करेंगे। जैसे ट्विटर में करना शुरू कर दिया, फेसबुक में, सरकार भी ये कर रही सोचिए। लेकिन यूपीआई में जब तक चार्जेस नहीं लगे, पोल खुलनी शुरू हो गई। अब गांव में, छोटे इलाकों में लोगों ने यूपीआई पेमेंट नकारना शुरू कर दिया। आप सब्जी मंडी भी जाओ तो आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं भैया कैश दे दो। बहरहाल जो भी है, 0 MDR मॉडल को चलाने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, और कब तक देगी सरकार को खुद भी नहीं पता। बहरहाल इसके जाने के दिन आ गए। जनधन योजना, 57,78 करोड़ अकाउंट्स हैं और 2,947 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं। लेकिन अकाउंट खोलने को क्या हम ये मान लें कि सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, लोगों का वो शामिल हो गए मुख्य धारा में? नहीं। अकाउंट खुले हैं और अकाउंट खुलने के बाद उनको बेचारों को जरा सा पेमेंट आने पे तमाम सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, सबको पता है। ये चार्ज, वो चार्ज, और इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, केवल खाता खुल गया है। और वो खाते का भी बैंक किसी न किसी तरीके से कोशिश करें खाता रखने की, वसूली कर ली जाए। और ये कष्ट जो है, मैं फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है? भैया खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, घर भी अच्छा नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। अब हमने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया और खाना दे दिया, तो क्या उनको गरीबी की रेखा से बाहर मान लोगे आप? ये सरकार कह रही है। पोषण नहीं मिल रहा है, आयरन की कमी है। बोले हम चावल जो दे रहे हैं ना उनको राशन में, उसी में हमने मिला दिया आयरन की गोली।
अब बोलो आयरन मिल गया ना तुमको खाने में, कैल्शियम मिल गया ना तुमको, हो गया। 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी से बाहर कर दिया। इस फर्जीफिकेशन में आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, लेकिन ये बताइए उन 25 करोड़ लोगों का क्या रहन सहन का स्तर बढ़ा, उनकी आय बढ़ी? नहीं, ये एक कैजुअल चलता फिरता रिमार्क था नीति आयोग का, जो झूठा है, झूठा साबित हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ जाएगी, ये हो जाएगा, कितनी डेडलाइन निकल गई। हाँ, बस अभी 2000 जो चुनाव आने वाला है, जैसे 2029 में चुनाव, बस 2030 तक ये कर देंगे। ये सब फेंका फाकी चलती रहती है। और अब 5 ट्रिलियन के टारगेट से 2026 में भी आप बहुत पीछे हो और पता नहीं कब तक जाओगे। आपकी बाल 400 पार पे भी आपका 240 पे ब्रेक लग गया था। ऑपरेशन सिंदूर, परसों मैंने वीडियो बनाया, कितनी बड़ी विफलता साबित हुआ। हर फ्रंट पे पाकिस्तान मजबूत होता चला गया। डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहा है हमारे साथ में, हमारे प्रधानमंत्री खुल के मना नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, विदेश मंत्री मना नहीं कर पा रहा है। ये दशा लगातार दिख रही है। कोविड में हमने पूरी दुनिया को इलाज दिया, पता नहीं, अरे देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी भाई साहब, बगैर ऑक्सीजन के लोग मरे हैं। ये सब मैं वो बता रहा हूं जो फैक्ट चेक किए गए हैं फैक्ट चेकर्स द्वारा और उसमें गलत साबित हुए हैं। हमने दुनिया को बचाया, ये कहा गया था कोविड में। हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, वैक्सीन की कमी थी। पड़ोस में चाइना रातों रात सैकड़ों बेड के अस्पताल बना रहा था। नोटबंदी, मैं आपसे चक्र कर चुका हूँ बाकायदा जिक्र, कैसे फेल हुई, सारा पैसा वापस आ गया। 15 लाख वाला मैं छोड़ना चाहूँगा। 2 करोड़ जॉब की बात हुई थी, कोई भी इसके बारे में गवाही नहीं देगा। और जो फैक्ट है वो ये है कि आज की स्थिति में 20 से 24 साल एज ग्रुप का अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 36% है। और मोदी के ग्रोथ मॉडल की ये सबसे बड़ी वीकनेस है, इतनी बड़ी बेरोजगारी। और ये फाइनेंशियल टाइम्स इंटरनेशनल संस्था है, उसका असेसमेंट है। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, नारा लगा के रह गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 100% गांव में बिजली पहुंचाई, ये गाना भी व्हाट्सएप पे भी गाया जाता है, सरकार भी गाती है, और इसे पूरी तरह से फैला दिया गया। गांव में बिजली पहुंचने का मतलब गांव वालों को बिजली मिलना नहीं है, इस सच को छिपाया गया, गलत निकला। ये कह दिया कि हम स्वच्छ भारत अभियान, खुले में शौच से मुक्त कर दिया भारत, ऐलान हो गया, हिंदुस्तान में कोई खुले में नहीं जाता। आप रेलवे से यात्रा करते हैं, सुबह सुबह देख लो, पूरे देश में जहां जितने लोग जाते थे वैसे ही हो रहा है। कुछ टॉयलेट बन गए, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन उस वक़्त कैसा इमोशनल बनाया, बिटिया घर से बाहर जाती है, बिटिया को खेत में जाना पड़ता है, मोदी जी ने उनकी इज्जत बदल दी, वगैरह वगैरह। कुल मिला के जोर जोर से फेंको वाला जो मोदी जी का पुराना कहीं से निकाल लिया लोगों ने काट के, वो उसकी हकीकत है। आयुष्मान भारत, ये कहा गया कि बेनिफिशियरी अचीवमेंट की तरह पेश कर दिया गया। 50 करोड़ बेनिफिशरीज को स्कीम का फायदा मिला। 50 करोड़ का लक्ष्य था, यानी 50 करोड़ तक पहुंचाएंगे, लेकिन फायदा नहीं मिला। एक्चुअल जो इंश्योरेंस कवरेज मिला वो था केवल 2,89,00,000 लोगों को कार्ड मिले थे। 2,89,00,000, जिसको मोदी जी समेत सब लोग 50 करोड़ कहते हैं। ये हकीकतें फैक्ट चेकर्स के जरिए सामने आई हैं। अब आप सोचिए, मेक इन इंडिया का दावा 25% जीडीपी का टारगेट था, नहीं आया। मेक इन इंडिया फेल हो गई। यहां पर भी नारे लगते गए, एक सिंबॉलिक नारा, देखा एप्पल भारत में फोन बना रहा है, सैमसंग भारत में फोन, आत्मनिर्भर हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। रुपए को लेकर आए थे तो 60-61 रुपए का था, अब देख लो 100 का होने जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, ये वो तमाम सारी बातें करने वाले आदमी
झूठे साबित हुए। जो मिल जाए उसको गले कस के पकड़ लो और कह दो कि भाई हमारी विदेश नीति बहुत बढ़िया है। ये हगिंग डिप्लोमेसी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के प्रमाण के रूप में पेश की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहीं आपका कोई रोल नहीं दिखा। वॉर रुकवा दी पौ की भी सारी की सारी हकीकत सामने आ गई। अब ये कुल मिला के जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि सबसे बड़ा मोदी सरकार की साख का संकट आ गया है। जो फैक्ट चेकर्स के ओवरऑल आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों के बेसिस पे उन्होंने निकाला है, उसके हिसाब से दुनिया के इतिहास में किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतने बड़े स्तर पे गलत साबित नहीं हुआ है। झूठा कहना थोड़ा अपमानजनक होता है, गलत साबित नहीं हुआ है। 2019 में 14 से 19 के बीच में मोदी जी ने काम किए थे, जो दावे किए थे उनकी समीक्षा की गई तो 43 बड़े दावे प्रधानमंत्री के देश के सही साबित नहीं हुए। ये है 2017 में मोदी के 47 दावों की जांच की गई, जिसमें 8 गलत निकले, 10 आंशिक रूप से गलत निकले और 5 अस्पष्ट पाए गए। ये कुछ कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि इस देश में अब इज्जत क्यों मोदी जी की लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों वहां पर जंतर मंतर पर बैठा हुआ बच्चा दुनिया की हर बात कह रहा है। मोदी जी रात को आके उस जब संबोधित करते हैं, कोई शराब पी के उस पर मीम्स बना रहा है, कोई कुछ मीम्स बना रहा है, एकदम चारों तरफ परिहास के पात्र बन गए हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए झूठे मीम्स बनाने पड़ते थे। जैसे उसने कहा कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन, पता चला वो मोदी जी के बारे में बोल रहा है कि मोदी जी कहते थे मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। उसको मोदी जी कहते को काट दिया। इस तरह की चीज़ों से नैरेटिव राहुल गांधी के जरूर बनाए गए थे, लेकिन मोदी जी का एक्चुअल लाइफ में एक्चुअल चीज़ें, एक्चुअल मेलोडी को मेलोडी देना, ये क्या है? ये मजाक नहीं है। इस तरह की चीज़ें, बांसुरी बजाना, तबला, सब चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठी होती जा रही हैं। अब वो संस्कृत जो है शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो लवणे न भोज्यम का मतलब होता है नमक के बगैर भोजन। अब उन्होंने गलत बोल दिया, भाई लोग उसको दोहराए पड़े हुए हैं। तो जिस तरह का भद्द पिट रहा है, मजाक उड़ रहा है एक 75 साल के प्रधानमंत्री का, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह का लोग मजाक उड़ाते थे कि वो चुप रहते, ये कह देते थे। पॉलिटिक्स में मजाक उड़ना चाहिए, सबका उड़ता है, पर मोदी जी की जो हनक बनाई थी उन्होंने, जो जलवा बनाया था, जिसके पीछे बच्चों को पीटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, वो सारा का सारा जो जलवा था, जो हनक थी, वो इनकी न्यूट्रलाइज हो गई है। और जैसे जैसे राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो एक सीरियस और ऑनेस्ट, चाहे आप देख लो, चाहे उसने वहाँ से वो जो यात्रा निकाली का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, कोई फेंका फाकी नहीं किया। जेन्युइन बात करता है, दम से बात करता है और मुकरता भी नहीं, पलटता भी नहीं। और वो चीज़ धीरे धीरे करके उसको मजबूत बना रही। तो आज जो सीन है उसमें आपको जो मैंने कहा था कि ये इन्वर्सली चीज़ें बदलती जा रही हैं। जिस तेज़ी से मोदी जी गिर रहे हैं उस तेज़ी से राहुल गांधी ऊपर जा रहे हैं, और इसीलिए बाल नरेंद्र तक स्थिति पहुंच गई है। और इसीलिए एक बात याद रखिएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है ये समझिए। अब लोग कहते हैं वोटर को किससे क्या, वोट चुनाव के टाइम पे सब मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो SIR में भी एक्सपोज कर दिया। अब आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोग, वो जो साउथ के जो एक्टर हैं उनका नाम ही उड़ा दिया भाई। चुनाव लड़ चुके हैं, वो उड़ा दिया बेंगलोर से। तो ये जितने बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, लोग कह रहे हैं कि उसका चुनाव जीत जाएंगे, कुछ भी कर लीजिए, एक बात याद रखिए, चुनाव में कोई भी धांधली अधिकारियों के सहयोग के बगैर नहीं हो पाती है। अधिकारियों का सहयोग तब तक मिलता जब आपका जलवा कायम है। अधिकारी नौकरी को डरता है, आपके लिए सारे काम करता है। जिस दिन उसको लगा, और जो अब धीरे धीरे लगना शुरू हो गया है
कि ये चला-चली की बेला में हैं, तो कोई भी अधिकारी इनके लिए जोखिम मोल नहीं लेगा, क्योंकि नई सरकार आएगी, नाप देगी। और इसलिए ये परसेप्शन जो है बहुत मायने रखता है। कौन पप्पू है, कौन फेंकू है, कौन क्या है, ये यहाँ मायने रखता है। मोदी जी कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लोग हो रहे हैं, बच्चे भी मजाक उड़ा के निकल जा रहे हैं, हर आदमी मजाक उड़ा रहा है, इंस्टाग्राम पे थू थू हो रही है। जैसे जैसे करके ये परसेप्शन मशीनरी के अंदर आएगा, आप कोर्ट में भी देख लीजिएगा, बहुत सारे रवैये बदले हुए दिखेंगे आपको, बहुत सारे आपको ब्यूरोक्रेसी में दिखेंगे। ऐसा ही चलता है देश। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सच है। उम्मीद करता हूँ कि एक स्थिति आपको दिखी होगी जो आज की पॉलिटिक्स में हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।